चलें जी। कहता है रिटर्न स्टेटमेंट आर डिफेंडेंट शैल बिफोर द फर्स्ट हियरिंग। मैंने आपको बताया था कि जी फर्स्ट हियरिंग और एडजर्न हियरिंग में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है शुएब साहब? फर्स्ट हियरिंग एंड एडजर्न हियरिंग। सर ये सर बताया था मैंने फर्स्ट भी। हियरिंग और एडजर्न हियरिंग। ये बताया था आपने। सर मैं बताऊं? जी मैडम बताएं। सर फर्स्ट हियरिंग वो होती है जब हमने दावा दायर किया तो पहले दिन कोर्ट में गया जज साहब से फर्स्ट डे जब पेश हो के जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फ्रेश दावा है, इसमें ये चीजें हैं। अगर हमने स्टे लेना है तो हम वो पॉइंट उठाते हैं, अगर नोटिस होना है तो हम नोटिस की रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें नोटिस 7 दिन का नोटिस कर दें या 15 दिन का बात केसों में हो जाता है। और अगर आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेशन की पार्टी है तो डायरेक्ट उसमें अखबार हो जाता है। वो है फर्स्ट हियरिंग। और अर्जन के लिए जब हम जाते हैं तो उस केस में पहले ऑलरेडी कोई ना कोई एक पेशी हो चुकी होती है, तो दोबारा हम रिक्वेस्ट के लिए जाते हैं कि हमें इसमें एक डेट दे दें। जी मैडम सर मैं ऐसा है क्लियर कि कर दूं? जी मैडम। सर फर्स्ट हियरिंग वो होती है बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। हाँ जो हाँ जितनी भी होती हैं वो फर्स्ट हियरिंग्स होती हैं। देन आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जितनी भी हियरिंग्स होती हैं वो एडजर्न हियरिंग होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इश्यूज फ्रेम करने से पहले जो भी डेट्स होती हैं उसी को आपका फर्स्ट हियरिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर फ्रेमिंग इश्यूज, जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो भी डेट्स होती हैं उनको एडजर्न हियरिंग कहते हैं। ठीक है, और उसको एडजर्न हियरिंग कहते हैं, उसको एडजर्न हियरिंग कहते हैं। ठीक हो गया, ये है आपकी एडजर्न हियरिंग। ठीक हो गया, ये है एडजर्न हियरिंग। ये है आपका फर्स्ट हियरिंग एंड एडजर्न हियरिंग। ठीक हो गया। तो कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि जी आपने फर्स्ट हियरिंग से पहले या फर्स्ट हियरिंग पे आपने क्या करना है, कोर्ट परमिट करेगी कि आप रिटर्न स्टेटमेंट दें अपने डिफेंस में। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि जी द पीरियड अलाउड फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट शेल नॉट ऑर्डिनरी एक्सीड 30 डेज। 30 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। आगे कहता है अगर 30 डेज भी कंप्लीट हो गए तो देन आपको 2 मोर एडजर्नमेंट मिलेगी। सपोज के आज 13/9/2019 को आपके 30 दिन मुकम्मल हो गए, तो कोर्ट आपको 2 एडजर्नमेंट देगी। 2 एडजर्नमेंट का जो है वो कोई नो मैटर के वो 5 दिन की हो सकती हैं, 10 दिन की हो सकती हैं, 20 दिन की हो सकती हैं। 2 एडजर्नमेंट होंगी, उसके अलावा कोई दो ज़्यादा नहीं होगी। ये है रिटर्न स्टेटमेंट के लिए। ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका कि न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, कि आपने जिनकी माइक ऑन है वो कर ली, माइक ऑफ कर दें। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में। जी यहाँ पे 2 हियरिंग्स की बात हुई है ना, 2 हम्म एडजर्नमेंट्स की, लेकिन प्रैक्टिस तो कुछ और है। प्रैक्टिस में तो इतनी ज्यादा डेट्स गुजर जाती हैं, रिटर्न स्टेटमेंट्स ही नहीं आती, तो उसमें फिर कोई ऐसा वो नहीं है। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। 3 साल हो गए हमारे केस में जवाब दवा नहीं आया। ठीक है, कल भी मैं केस में पेश हुआ था, वो जज साहब कह रहे थे कि जी आज आज मौसम खराब है, आज हम किसी को नहीं कहेंगे, कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं पास करेंगे। तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, चलती रहती है। ठीक है, तो मैडम हाँ कोई वो ओके यहाँ पे वकील ओके। ने काम करवाना होता है, कोई वकील काम ना करे तो फिर वो भी नहीं कुछ कहते। कल मैं एक केस में पेश हुआ था, तो 2019 से वो जवाब दवा नहीं दिया। मैंने कोर्ट को कहा कि वो बैठी थी नीलम बिशारा साहब, मैं कहा मैडम खुदा खाफी करे, अब 2019 से आप कह रही हैं जवाब दवा जवाब दवा, तो कोर्ट ने उनको 1000 रुपया कास्ट लगाई है कि वरना राइट स्टक ऑफ कर देंगे। तो वकील साहब काम करवाते हैं, वरना कोर्ट्स भी कहती है, फाइल देखती नहीं है कोर्ट्स। ठीक है, चलें
आगे जी कहता है जी ओके सर। आपका न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड के डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो सूट नॉट मेंटेनेबल। हम दावा लिखते हैं तो पहला पहला हम ऑब्जेक्शन देते हैं कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल एट प्रेजेंट फॉर, ठीक है, या फिर ट्रांजैक्शन विच आइदर वाइड और वाइडेबल एट द पॉइंट ऑफ लॉ। अब लॉ के लॉ मतलब लीगली कोई उसमें कोई टेक्निकलिटी है, या ऑल ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस इफ नॉट रेज्ड, जो कि वो पहले रेज नहीं करता तो वो सारे पॉइंट्स रेज कर सकता है, वो विच वुड टू टेक ऑपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज वुड raise to fact not arising out of the plain, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance, facts showing कि देखें। अब हम कहते हैं कि जी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेते हैं, ठीक है, उसमें हम बताते हैं उजरात इब्तदाई जिसको कहते हैं, उसमें हम बताते हैं कि जी सूट इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक है, या हम बताते हैं कि जी प्लेंटिफ नॉट कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड, ठीक है, वो क्लीन हैंड से नहीं आया, कंसीलिंग प्लेंटिव कंसील्ड द एक्चुअल फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स, वो फ्रॉड में आ जाता है कि जी हम बताते हैं कि जी उसने वो अपने सही नहीं बताया, या हम बताते हैं कि जी लिमिटेशन दिस सूट इज टाइम बार्ड हैंस लायबल टू डिसमिस्ड, कि सूट टाइम बार्ड है, ठीक है, या अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो पेमेंट नहीं करता, जैसे आर्डर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हमने सेक्शन 18 पढ़ा था कि अगर पेमेंट नहीं करता तो फिर भी कोर्ट उसको परफॉर्मेंस नहीं करेगी। वो ऑर्डर 21 में भी है कि जहाँ पे वो पेमेंट नहीं करता, पेमेंट कर ही नहीं सकता, तो कोर्ट ऐसी केसेस को परफॉर्मेंस नहीं करेगी। अगर पेमेंट का इशू है तो वो भी कोर्ट ने प्लेंटिफ ने स्पेसिफिकली बताना है, मतलब अपना जो मुद्दा है वो डिफेंडर ने क्लियरली बताना है। मैं आपको एक बताता हूँ, ये निकालता हूँ, ये देखें, ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। पहले हमने क्या कहा, पहले हमने कहा कि जी नो काज ऑफ एक्शन, ये ऑब्जेक्शन हमारा कि उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कहाँ पे आता है, ये देखें, ये लॉ पे आता है, ठीक है, इन द पॉइंट ऑफ लॉ, ये वाइड या वाइडेबल इन द पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी हैव चीटेड द कोर्ट एंड इंस्टेंट सूट इज फॉल्स एंड फ्रिवलेस फैब्रिकेटेड स्टोरी, ठीक है, तो ये क्या है, फ्रॉड में है। उसके बाद हम कहते हैं इसको कोर्ट को कि जी दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल एट प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। ये देखें, वो स्टार्ट में बताता है कि जी अगर सूट मेंटेनेबल नहीं है तो आपने उसको बताना है, आपने उसको बताना है, देखें मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह आपका हम लिखते हैं कि सूट इज हिट अंडर 711, 711 कोई वो टाइम बार्ड है, हम एक साथ ही ले टाइम बार्ड है, कोड फीस नहीं लगी हुई, प्रॉपर्ली वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हम सारा कुछ कोर्ट को बताते हैं। ये एक मैं और दिखाऊँ आपको, ये मैं आपको मैथ्स बता रहा हूँ उसके जो हम लेते हैं। अब देखें कि that the suit under reply is not competent या not maintainable, plaintiff not come to court with clean hands, तो ये हम उसकी मैलिस बता रहे हैं, उसकी फ्रॉड बता रहे हैं, ठीक है, और उसका कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, ये लॉ है। उसके अलावा मेलाफेडी है, ठीक है, सूट फाइल सूट मेलाफेडी एंड बैड इंटेंशन टू harass दी एंड ब्लैकमेल दी आंसरिंग डिफेंडेंट, ठीक है, the suit is defendant receives special cost अंडर 35 है। स्पेशल कास्ट कब होती है, जब आपका सूट फॉल्स फ्रीविलेस हो, क्लेम आपका फॉल्स एंड फ्रीविलेस हो, तो और प्लेंटिफ आपका वो सूट विड्रॉ कर ले या वो डिसमिस हो जाए, ठीक है, तो वो आपका वहाँ पे आपका 35 है लगती है, ठीक है। ये आपके हैं लक्षिंदा समास, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे भी देखें, वही है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन यही होते हैं, फॉल्स एंड फ्रीविलेस है, ठीक है,
या आपकी नो काज ऑफ एक्शन, आप अपनी स्टोरी लाजमी बताएंगे 35 से। उसके अलावा नो क्लीन कम नॉट कम विद क्लीन हैंड्स, ठीक है। और उसके अलावा आपका बार्ड बाई लॉ, ये जो हम कहते हैं लिमिटेशन की जो बात आती है, बार्ड बाई लॉ है, ठीक है। उसके बाद ये आपके बेसिक्स हैं। मोबाइल और लैपटॉप मेरा जवाब देने वाला है। चले मैं मोबाइल से स्टार्ट कर दूंगा, मोबाइल की थोड़ी देर चल जाएगी, मोबाइल की भी नहीं चलेगी। चले वो जब एंड हुई तो फिर मैं को जो भी होस्ट होगा वो बंद कर देगा, फिर जब लाइट आएगी तो मैं लाजमी आपको आज क्लास ले लूँगा। आगे है जी आपका डिनायल टू बी स्पेसिफिक। अब कहता है कि जी आपका जो डिनायल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शैल नॉट सफिशिएंट टू डिनाई द प्लेंटिफ टू डिनाई जनरली। अब जैसे कि मैडम लुबना शहीन साहबा ने दावा किया मैडम सभा पे कि जी मैंने इनसे 10 लाख लेना है, अब ये कह दें कि जी मैंने नहीं देना, तो ये उनका स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है। इन्होंने बताना है, स्टोरी बतानी है कि जी मैं तो इसको जानती नहीं हूँ, मेरा तो कोई इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरा इससे कोई राब्ता नहीं है, ना ही मेरा इससे कोई लेन देन है। ये मतलब पूरी स्टोरी बताएगी इसका, वो मैं आपको बताऊं। तो ये है, ये देखें कि ये देखें ये यहाँ तक अगर लिख देना कि दैट द पैरा नंबर 2 करेक्ट, ये फॉर्मल मैं आपको नीचे से बताता हूँ। अब देखें ये भी आपका ये इवेसिव डिनाइल है, ये आपका इवेसिव डिनाइल, प्रॉपर डिनाइल ये है, स्पेसिफिक डिनाइल ये है। अब देखें ये लिख देना ये पैरा नंबर 3 इज डिनाइड, ठीक है। तो ये क्या है, ये इवेसिव डिनाइल है, ये इसको डिनाइल कोर्ट नहीं समझती। साथ आपने स्पेसिफिक बताना है, स्पेसिफिक क्या, दैट द डिफेंडेंट नॉट साइन द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ये आप उसकी स्टोरी कंप्लीट, ये स्पेसिफिक बता रहे हैं। दैट द alleged डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफेंडेंट आर सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्लेंटिफ ने खुद उसको बनाया है। तो ये आपका स्पेसिफिक डिनाइल है। इस तरह ये देखें, ये यहाँ तक अगर वो लिख देना कि दैट द पैरा नंबर 4 इज एब्सोल्युटली डिनाइड बीइंग इनकरेक्ट, ये इतनी भी अगर लिख देता है तो वो उसका स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है। कोर्ट कहती है नहीं, स्पेसिफिक आप स्पेसिफिक डिनाइल करें, आप बताएं कि अगर वो आपसे कह रहा है कि जी आपसे पेमेंट लेनी है या आपके आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो आप बताएं कि कैसे आपके साथ नहीं हुआ। तो वो बताता है कि जी दैट द लिस्ट alleged list next by plaintiff with suit is not given by plaintiff to defendant, के plaintiff ने ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी थी defendant को। However, one Gulrez Tarek gifted the said thing to answering defendant, कि वो बता रहा है कि जी मुझे तो गुलरेज तारक ने दिया था, ये प्लेंटिव ने तो मुझे उसने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो वो उसका दावा ऐसे ही है। तो ये उसका स्पेसिफिक डिनाइल है, ठीक है। ये यहाँ पे वो जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कुछ आ जाता है, वहाँ पे आप कह देते हैं कि जी नो नीड टू अप्लाई, या जो आपके नीचे आ जाते हैं 2-3, ये लीगल है। काज ऑफ एक्शन पे भी आप कहते हैं लीगल है, कोर्ट फीस पे कहते हैं लीगल है, कोर्ट ने देखना है। उसके अलावा जुरिस्डिक्शन पे भी कोर्ट लीगल लिख देते हैं कि ये कोर्ट ने देखना है कि जी क्या बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो कोर्ट बाउंड होती है कि वो प्रॉपर आपका फैसला करे। ये इस पे आप देखें, हाँ बीइंग सर कॉज ऑफ एक्शन पे डिनाइल नहीं होता कि इनको कोई कॉज ऑफ एक्शन अरोज नहीं हुआ, मैडम उसमें देखें तो लीगल नहीं होता। लीगल है, काज ऑफ एक्शन लीगल है, कोर्ट ने देखना है। काज ऑफ एक्शन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है। काज ओके ऑफ सर। एक्शन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो कोर्ट लाजमी डिसमिस करेगी। अगर डिसमिस कोर्ट डिग्री करती है तो कोर्ट की तो वो उनकी एसीआर बनती है, इनकी ना एसीआर बनती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो इनके डिसीजंस पे होती है कि जी कितनी इनके केसेस जो है एप्लेट फोरम पे भी अपहेल्ड हुए हैं, ठीक है। एप्लेट कोर्ट्स ने इनके केसेस को अपहेल्ड किया है। जिनके केसेस मतलब जो ऑर्डर या डिक्री वगैरह एप्लेट कोर्ट भी अपहेल्ड कर दे तो वो उनके एसीआर में बहुत अच्छा मतलब होता है, वो अच्छा पॉइंट्स बनते हैं उनके, ठीक है। तो ये देखें लास्ट में मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें ये लीगल है, ठीक है, कि हम बताते हैं कि जी ये लीगल है लीगल है लीगल है,
ठीक है। तो कहता है कि जी आपका जो डिनायल है स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर डिफेंडेंट टू डिनाई जनरली डिनाई नहीं कहते कि जी मैंने नहीं देना, या ये गलत है, यही गलत है, ये गलत है, नहीं, उसने डिटेल बतानी है। alleged grounds but defendant must डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन। वो कहे कि जी इसने साइन किए थे, तो वो बताएगा कि जी मेरा तो इससे जानने वाला नहीं है, मैंने तो साइन किए नहीं थे, मैं तो फलान जगह पे फलान जगह था, मैं तो फलान जगह पे मौजूद था, मेरा तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है। या फैक्ट डज नॉट एडमिट द ट्रुथ एक्सेप्ट डैमेजेस। ठीक है। तो आपका वो डैमेजेस के अलावा बाकी भी जो भी होता है डैमेजेस कोर्ट ने डिसाइड करने होते हैं। ठीक है। डैमेजेस कोर्ट ने डिसाइड करने होते हैं कि कितनी बनते हैं, वो कोर्ट एविडेंस लेके ही करती है। ठीक हो गया। आगे देखें कि जी आगे 4 में बता रहा है कि जी इवेसिव डिनायल। इवेसिव डिनायल इज नो डिनायल। इवेसिव डिनायल इज नो डिनायल। अब इवेसिव डिनायल क्या है कि जी आप जो है आप डिनायल ऐसे कर रहे हैं कि कोर्ट को पता ही नहीं चल रहा। जैसे मैडम लुबना शेन साहब ने 10 लाख का दावा किया रिकवरी का मैडम सभा पे। अब मैडम सभा कहती है कि जी हाँ जी हमारी दोस्ती थी, हमारा इनसे अच्छा बैठना जुलना है, इसके साथ मेरा कोई बिजनेस भी रहा है। ठीक है। हम एक साथ भी मतलब काम भी करते रहे, और ना ये एडमिट कर रही है कि 10 लाख मैंने देना है, ना ही वो डिनाई कर रही है, बस वो एक मतलब स्टोरी सुना रही है। तो ऐसे डिनाइल को इवेसिव डिनाइल कहते हैं, मुबहम डिनाइल, जहाँ पे ना आप स्पेसिफिकली वो एडमिट कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली डिनाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा डिनाइल आपका कोई डिनाइल नहीं होता, और ऐसे डिनाइल को आपका कोर्ट एडमिट कर समझती है। ठीक है। ऐसे डिनाइल को एडमिट करती है। इसी तरह से रूल 5 में भी ये बताते हैं कि जी अगर आप कोई स्पेसिफिकली कोई एक एलिगेशन लगा है, आप स्पेसिफिकली उस पर डिनाई नहीं करते, तो यही समझा जाएगा कि आपने उसको एडमिट किया है, आपने उसको एडमिट किया है। एनीवे मैं आगे आके आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। अब देखें कि where the plaintiff defendant deny an allegation of a fact in the plaint, he must not do so evasively। कि जब वो डिनाई कर रहा है डिफेंडेंट, तो वो ये नहीं है कि वो इवेसिवली डिनाई करे, नहीं, बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। जो मेन मुद्दा है उसका वो आंसर करे। ठीक है। मेन पॉइंट है उसका वो आंसर करे। thus if he it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received। ठीक है। हाउ मच ही रिसीव, देखें वो एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि इफ ही रिसीव सर्टेन सम ऑफ मनी, इट शैल नॉट सफिशिएंट टू डिनाई द रिसीव द पर्टिकुलर अमाउंट, बट ही मस्ट डिनाई दैट ही रिसीव दैट सम और एनी पार्ट देयरऑफ, और एल्स सेट आउट हाउ मच ही रिसीव्ड। ठीक है। कहता है कि जी अगर अमाउंट का आ जाता है, ठीक है, कि जी उस पे एलिगेशन है, जैसे मैडम लुबना शेन साहब एलेज कर रही हैं कि जी मैंने 10 लाख दिए थे मैडम सबा को। ठीक है। मैंने सबा को 10 लाख दिए थे, तो ये सोफिशन नहीं होगा कि वो डिनाया कर दें कि जी मैंने तो कोई 10 लाख लिए नहीं है। ठीक है। तो वो डेफिनेटली मतलब क्लियरली बताएंगे कि जी मेरा इनके साथ ताल्लुक हुआ था, ऐसे ऐसे अमाउंट हुई थी, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, या मैंने इतनी लिए थे फिर इतनी वापस ले लिए थे, या फिर कोई वो कोई उनका कोई सेट आउट बनता है तो वो बताएंगे कि जी इनके साथ मेरा ऐसे लेन देन था। ठीक है। तो ये इन मामलात में इसने पेमेंट की थी मुझे, इसने मुझसे गाड़ी ली थी उसके 10 लाख दिए थे। ठीक है। इसने मुझसे गाड़ी ली थी उसके दिए थे, या इसने मेरी मुझसे सर्विसेज ली थी उसके 10 लाख दिए थे। तो मीन्स के आपने सारा कुछ बताना है। ऐसे नहीं है कि मुबहम ट्रायल नहीं, मतलब आपका नहीं होना चाहिए कि बयान नहीं होना चाहिए। ठीक है।
कि जी कोर्ट को पता ही ना चले, कि कोर्ट को पता ही ना चले। आगे कहता है डिनाइल, स्पेसिफिक डिनाइल के एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट in the plaint, it if not denied specifically or by necessarily implication are stated to be not admitted in the pleading of defendant shall be taken to be admitted। ठीक हो गया कि आप कोई जो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते तो वो आपका एडमिशन समझा जाएगा। आपका सेक्शन में रख ले 111 है, 111 नहीं 113 113 QSO कानून शहादत ऑर्डर, वो ये कहता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, फैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड फैक्ट्स एडमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताता है कि जो वहाँ पे आपके फैक्ट्स स्पेसिफिकली आप डिनाई नहीं करते, ठीक है, तो आपका ये समझा जाता है कि एडमिट कर लिया। जैसे आपका आपने दावा का दिया, मतलब मैडम लुबना शहीन साहबा ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने 1 एकड़ ज़मीन मैडम सभा से ली है और उन्होंने मुझे 20 लाख का दिया था, 10 लाख मैंने दे दिया और उन्होंने 1 एकड़ का पोजेशन मुझे दे दिया, 1 एकड़ का पोजेशन मुझे दे दिया। अब मैडम सभा साहबा ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मेरा तो इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मैंने कोई साइन अंगूठे नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। और पोजेशन की वो बात नहीं करती, वो ये नहीं बताती कि मैंने पोजेशन भी नहीं दिया, मेरा पोजेशन मेरे पास है, पोजेशन पे वो साइलेंट है। तो कोर्ट ये कोर्ट समझेगी कि जी पोजेशन उनके पास चला गया। अब पोजेशन पे स्पेसिफिकली डिनायल नहीं करनी तो कोर्ट ये समझेगी कि जी पोजेशन उनके पास चला गया, पोजेशन इनके पास चला गया। ठीक हो गया जी। आगे कहता है एक्सेप्ट अगेंस्ट पर्सन डिसेबिलिटी। ठीक है, अगेंस्ट पर्सन डिसेबिलिटी के अगर वो पर्सन अंडर डिसेबिलिटी कोई चीज लीव कर देता है, नहीं बता सकता, तो उसको तो कोर्ट कंसीडर कर सकती है। वरना मेरिट पे कोर्ट ये समझेगी कि जो फैक्ट्स आप एडमिट नहीं करते, वो डिनाई नहीं करते, वो एडमिट समझे जाते हैं। जैसे आप क्रॉस भी करते हैं, क्रॉस में एविडेंस होती है, तो लास्ट में जो है सजेशन देती है एडवांस पार्टी कि जी आपने सारी शहादत झूठी दी है, आपने सारा झूठ बोला है, सारी शहादत झूठी दी है। तो ये क्या है, ये डिनायल आ गया कि जी उसकी कोई भी बात हम एडमिट नहीं कर रहे। जो प्लेंटिफ ने मतलब विटनेस ने जो कुछ भी कहा है, तो उसकी कोई बात को हम एडमिट नहीं कर रहे, वो सारा उसने झूठ बोला है। तो ये क्या है, हम स्पेसिफिकली उसको डिनाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उसको डिनाई कर रहे हैं। आगे कहता है आपका दी प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर एनी फैक्ट टू सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। ठीक है, अब देखें कि एक चीज आके एडमिट भी कर लेती है तो कोर्ट कह सकती है कि जी इसको प्रूव करें, कोर्ट कह सकती है कि इसको प्रूव करें। जैसे मैडम उसने कहा कि दूसरा मैडम लुबना शहीन साहब ने 10 लाख की रिकवरी का दावा किया है, मैडम सभा आ जाती है जी मैंने 8 लाख देना है। अब इनका एडमिशन आ गया, फिर भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि इसको मैडम मतलब प्लेंटिफ मैडम लुबना शहीन साहबा को कहेंगे कि जी इसको प्रूव करें। ऐसे आप हम देखते हैं कि जी आप चार्ज को जो है विटनेस मतलब एक्यूज्ड एक्सेप्ट कर लेता है, गिल्टी प्रूव कर देता है। जब चार्ज फ्रेम होता है वो कहता है कि जी आई प्लीड गिल्टी, मैंने जुर्म किया है, तो कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिप्शन है, चाहे उसको कन्विक्ट करे या उसका ट्रायल करे।
हमारा एक केस चला था 302 का, 2 भाइयों ने मिलकर मर्डर किया था, तो एक भाई की बीवी थी, उसके साथ दूसरा भाई जहीर और जमील, उन्होंने कर दिया था। तो जब ट्रायल हुआ, एक भाई इश्तिहारी हो गया, दूसरे भाई का चार्ज लगा, तो उसने आके ट्रायल में कह दिया था जी मैंने ही सारा कुछ किया है, मैंने ही दोनों मर्डर किए हैं, ठीक है, मेरा भाई उधर मौजूद ही नहीं था, जबकि उसके भाई पे भी था। तो कोर्ट ने उसके एडमिशन पे भी, उसके कन्फेशन पे कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया था, कोर्ट ने ट्रायल किया था, और ट्रायल में उसको तो डेथ सेंटेंस हुई थी, और उसके भाई को 5 इयर्स कोर्ट ने मतलब सजा दी थी। तो कोर्ट की मर्जी है, एडमिशन आ गया, फिर भी कोर्ट चाहे तो उसको कह दे कि जी आप इसको प्रूव करें, ठीक है, आप इसको प्रूव करें। आगे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछते भी हैं, आपका ऑर्डर 6 है 8 6, चलो जी